बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा आतिफ फ़ारूक है और मैं लाहौर हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। जो आज हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अपीलिंग टॉपिक है जो आजकल हर बंदे की ज़रूरत है। वो ये है कि बंदे पाकिस्तान के जो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर सेटल होना चाहते हैं, काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, वो बग़ैर किसी एजेंट माफिया के और बग़ैर कोई रकम दिए वो कैसे बैरून मुल्क सेटल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो वर्ड यूज़ किया एजेंट माफिया, ये उन लोगों के लिए है जो लोगों को डी ट्रैक करते हैं। लोगों की जमा पूंजी जो है एक तो वो खा जाते हैं और वो उनका काम भी नहीं होता, और दूसरा जो है जो लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, जैसे डंकी की तरफ लेके चले जाते हैं, और दूसरा जैसे वो विजिट वीज़े पे जाके लोगों को इलीगल स्टे की तरफ ले जाते हैं और लोगों से बड़ी रकम जो है वो वसूल करते हैं। उसमें आप 25 से 30 लाख भी लेते हैं, कोई 50 लाख लेता है, कोई 60 लाख। ये लोग हैं जिनको मैं यहाँ पे इस वीडियो में जिनका तज़किरा करूँगा एजेंट माफिया के लिहाज से। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 3 कैटेगरीज के लोगों को। एक है अनपढ़ और वो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि बग़ैर किसी एजेंट माफिया के या किसी एजेंट जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा उसमें वो लोग हैं जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जो अपनी फ़ी चार्ज करते हैं और लोगों की रहनुमाई करते हैं। उनको मैं यहाँ पे गलत नहीं कहूँगा, वो ठीक है, एक अपनी सर्विसेज के वजह वो अपना चार्जेस वसूल करते हैं। मेरा ज़्यादा टारगेट है कि कैसे आप लोग एजेंट माफिया से बचें, और अगर आप खुद भी अप्लाई करना चाहें तो कौन सा बेस्ट वे है कि बग़ैर रकम दिए आप ना बैरून मुल्क जा सकते हैं। अब उसमें कैटेगरीज को जो मैं डिवाइड करूँगा, एक है अनपढ़ लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके पास इतनी रकम नहीं है कि वो रकम दे के वो बाइज़्ज़त तरीके से बाहर जा सकें, उनका है। दूसरा है पढ़े लिखे लोग, वो कैसे बग़ैर इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर एजेंट माफिया के, वो खुद बग़ैर किसी की हेल्प के वो खुद बैरून मुल्क जा सकें। और तीसरे लोग जो हैं वो जो बिज़नेस मैन हैं यहाँ से बैरून मुल्क सेटल होना चाहते हैं, वो कैसे सेटल हो सकते हैं और बग़ैर किसी माफिया के, एजेंट माफिया की मदद से। अब सबसे पहले जो हम टारगेट करेंगे वो है अनपढ़ लोग। अनपढ़ लोग बाहर जाना चाहते हैं, वो कैसे जा सकते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं, जैसे मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा वर्किंग की है इसमें और ख़ुद लोगों को भेजा हुआ है, वो अनपढ़ जो लोग हैं वो कैसे जा सकते हैं। उनके लिए बेहतरीन जो तरीक़ाकार है, पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग जो कंट्रीज़ हैं वो अरब कंट्रीज़ हैं, जिनको हर वक्त पाकिस्तानी लोगों की ज़रूरत होती है और वो जॉब्स जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद होती हैं, और वो लोग जो हैं वो उस तरीके से बाहर अरब कंट्रीज़ में जा सकते हैं। अब मेन चीज़ है कि वो जॉब्स का कैसे हमें पता चले कि वो जो जॉब्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान से लोगों को रिक्रूटमेंट करना चाह रही हैं, वो एक नंबर हैं, कहीं इन पे फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं कोई एजेंट तो मुलव्वस नहीं है। इसके लिए बेहतरीन तरीका है कि पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, एक अदारा है, उसका नाम है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। ये अदारा है, इसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वैसे मैं बोल भी देता हूँ। इसकी वेबसाइट है beoe.gov.pk। ये वेबसाइट पे आप जाएं, गूगल में जाएं, ये वेबसाइट लिखें, वेबसाइट पे जाएंगे तो जो भी लेटेस्ट जो जॉब्स हैं अरब कंट्रीज़ की, स्पेशली ये अरब कंट्रीज़ की जॉब्स यहाँ पे मेंशन होती हैं, अरब कंट्रीज़ की जॉब्स जो लेटेस्ट हैं वो वहाँ पे लिस्ट की शक्ल में दी गई होंगी। अब जो वहाँ पे क्या चीज़ होगी कि एक तो कंपनी का नाम लिखा होगा, उसको जितने बंदे भी जिस फील्ड में चाहिए वो लिखे होंगे, कंट्री का नाम लिखा होगा, और उसके अलावा जो पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो भी उस कंपनी को डायरेक्ट डील कर रही है, उसका नाम लिखा होगा। ठीक है जी, इस तरह ये सारी डिटेल होगी। ये एक्यूरेट वो लोग होंगे जिनको अरब कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो हायर करती हैं पाकिस्तान में, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, इनके पास रिक्रूटमेंट का लाइसेंस होता है, इनको वो हायर करती हैं। अब ये रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है, ये जो अदारा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे ये रजिस्टर्ड लाजम करते हैं, जो भी इनके पास जॉब्स होती हैं इनसे परमिशन लेते हैं, देन वो इसको एडवर्टाइज करते हैं। अब आप लोग एजेंट्स हज़रात से बचने के लिए आप सिंपली ये है कि इस वेबसाइट पे विज़िट करें। अब इस वेबसाइट पे देखें कि आप जिस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, जिस ट्रेड में जाना चाह रहे हैं, उस ट्रेड को चूज़ करें। आपको उस पर रिक्रूटमेंट एजेंसी का डिटेल भी मिल जाएगी, आपको कंपनी की डिटेल भी मिल जाएगी, और साथ साथ आपको उस कंट्री की डिटेल भी मिल जाएगी जहाँ पे आप जा रहे हैं। सैलरी भी लिखी होगी कि क्या सैलरी है। इसमें यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके साथ किसी किस्म का कोई धोखा या फ्रॉड नहीं होगा। ये डायरेक्टली आप खुद जा रहे हैं, खुद प्रोसीजर कर रहे हैं।
अब इसमें होगा क्या, एक तो पहली चीज़ है कि आप राइट वे पे राइट बंदे के पास पहुंच गए जिसके पास डायरेक्ट डिमांड है। दूसरा, आपके इसमें जो रकम है वो आपकी जो फालतू रकम है वो ज़ाया नहीं होगी। मिनिमम एक्सपेंस में, मिनिमम अखराजात में आप लोग चले जाएंगे, और जो सैलरी है वो भी आपको एक्यूरेट पहले ही पता होगा कि क्या सैलरी मिलनी है। ये अरब कंट्रीज़ के हवाले से है। और इसमें एक चीज़ जो है वो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जहाँ पे हम लोग जो पाकिस्तानी हैं वो स्पेशली मिस्टेक कर रहे होते हैं। जैसे मेरे डिफरेंट ट्रेड्स की जॉब मेरे पास भी आती रहती हैं। अब मेरे पास जॉब्स आई थी यहाँ पे एल्यूमिनियम की, ये दुबई की कंपनी थी, उन्हें एल्यूमिनियम फिक्सर चाहिए थे। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लोग, मैं आज तक जितना भी मैंने ये काम किया है इस हवाले से, रिक्रूटमेंट के हवाले से अरब कंट्रीज़ में, मेरे 2 दोस्त हैं जिनका लाइसेंस है वो हम इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम पे हम डिमांड मंगवाते हैं और फिर लोगों का रिक्रूटमेंट करके वहाँ पे भेजा जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी किसी भी शख्स को लेबर पे नहीं भेजता। अब लेबर पे हम क्यों नहीं भेजते, अब जो भी कोई बंदा भी लेबर पे अब अरब कंट्रीज़ में चला जाता है, एक तो काम काफ़ी टफ होता है, एक सैलरी बड़ी कम होती है। लेबर की सैलरी जो पाक रुपीज़ में कह लें 50,000 से स्टार्ट होके 80,000 तक वो जाती है। अब इतनी सैलरी में आप 8 घंटे काम करते हैं और गर्मी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बंदा फेड अप हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। और अगर आप इन हालात में काम करते भी रहते हैं, जब पाकिस्तान में रिटर्न आते हैं 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद आप वापस रिटर्न आते हैं, तो आपके पास किसी किस्म का कोई हुनर नहीं होता। तो वो जो पैसा आपने कमाया होता है वो पाकिस्तान भेजा होता है, वो वहीं पे यूटिलाइज हो जाता है। तो पाकिस्तान में आपको आके स्टॉप लग जाता है, फिर आपको नए सिरे से कोई काम या बिज़नेस करने के लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ती है। मेरा क्या है, मैं ये करता हूँ कि जो भी लोग बाहर जाने के लिए आमादा होते हैं, जाना चाहते हैं, मैं उन्हें कभी भी लेबर की कैटेगरी में नहीं भेजता, मैं उन्हें एज ए हेल्पर भेजता हूँ। हेल्पर का क्या तरीकाकार है कि पाकिस्तान में, लाहौर में आप कह लें, कराची में कह लें, गुजरात, डिफरेंट सिटीज़ में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं। वहाँ पे 1 माह के पहले तो आप ट्रेड सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन के तौर पे आप जाना चाह रहे हैं, तो आप ट्रेड सेलेक्ट करें इलेक्ट्रिशियन की, उसकी 1 महीना ट्रेनिंग के लिए, बेसिक ट्रेनिंग जब आपको आ जाएगी, एज ए हेल्पर आप अप्लाई करके आप जा सकते हैं। आज तक मैंने जो जितने भी लोग भेजे हैं वो सारे इसी तरह एज ए हेल्पर भेजे हैं। एक तो इनकी सैलरी अच्छी लगती है, 1000 रियाल या दिरहम कह लें, पाक रुपीज़ में कह लें 70 to 80,000 पर मंथ इनकी सैलरी जो है वो स्टार्ट में इनकी लगती है। उसके बाद ये वहाँ पे जाते हैं, आफ्टर 6 मंथ इनकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे जैसे ये हेल्पर से कारीगर बनते हैं, फिर उसके बाद एक नई इनके लिए जो ऑप्शंस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब मेन चीज़ ये है कि जब आप एज ए हेल्पर चले जाते हैं इलेक्ट्रिशियन में, आप वहाँ पे जाकर 2 साल काम करते हैं, तो हेल्पर से आप कारीगर बन जाते हैं। देन आप जब वापस पाकिस्तान में रिटर्न होते हैं तो आपके लिए बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास हुनर आ चुका होता है, आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपना जो रोज़गार है वो बड़ी इज़्ज़तदार तरीके से आप पाकिस्तान में अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। तो ये है कि जब भी आप कहीं भी किसी भी ट्रेड में जाएं तो उसमें मेन चीज़ जो है ये कोई हुनर सीख के जाएं यहाँ से, वो एज ए 1 से 2 मंथ की ट्रेनिंग के लिए किसी भी टेक्निकल सेंटर में, उसके बाद आप ट्रेड में जाएं। तो इसमें ये है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। इसमें एग्जांपल दूंगा, मैंने हमारे मोहल्ले की मस्जिद जो है वहाँ पे जो कारी साहब हैं, मस्जिद के इमाम साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बाहर जाना, ये 2 साल पहले की बात है। तो उस वक्त मेरे पास जो कंपनी थी वो स्टील फिक्सर की थी, दुबई की। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है जी, मैंने उन्हें 1 माह के लिए लाहौर में बुलाया, लाहौर में बुला के यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में मैंने ट्रेनिंग दिलवाई। 1 माह के बाद वो इतना काबिल हो चुके थे कि वो बेसिक जो थे वो जान चुके थे, जो एल्यूमिनियम फिक्सर के लिए ज़रूरी थी। कंपनी आई, कंपनी को इंटरव्यू दिया, वो एज ए हेल्पर सेलेक्ट हो जाते हैं। और कंपनी की जो स्टार्टिंग पे थी वो 1400 दिरहम थी, लेकिन ये है कि इनको 1200 दिरहम पे सिलेक्ट किया गया, ये चले गए। अब 2 साल के बाद ये वहाँ पे पहले तो इनकी 6 माह के बाद जो सैलरी थी वो 1400 पे आ गई। उसके बाद अभी जो ये ले रहे हैं 1800 ले रहे हैं 2 साल के बाद। अब 1800 सैलरी हो चुकी है और ये कारीगर से भी ऊपर फोरमैन पे चले गए हैं। अब ये फोरमैन के तौर पे ये जॉब कर रहा है वहाँ पे, और इसके नीचे जो है वो 70 से 80 लड़के हैं जो काम कर रहे हैं। और ये कारी साहब जो हैं ये लगातार मेरे से राब्ते में रहते हैं और कॉल्स भी करते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उन्होंने एक ऐसा हुनर सीख लिया है कि जब वो दुबई से जब भी वो वापस आएंगे तो पाकिस्तान में अपना अच्छा बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी, इसमें आपको गाइड करना था कि इसमें ये जो है कम अनपढ़ जो लोग हैं वो कहाँ पे जा सकते हैं।
अब जो हम हैं दूसरी तरफ जाएंगे कि जो लोग, जिन लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है या इंटर की तालीम है, मैट्रिक और इंटर, और ये लोग जो है ये अच्छी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। अच्छी कंट्रीज से मुराद ये अरब कंट्रीज़ को पसंद नहीं करते, ये कहते हैं हमने यूरोप में जाना है, हमने दूसरी एशियन कंट्रीज़ जो बेस्ट हैं, जापान में जाना है, साउथ कोरिया में जाना है, व यूके वगैरह अच्छी कंट्रीज़ में मूव करना चाह रहे हैं। इनके लिए क्या ऑप्शन है? ये भी किसी एजेंट की मदद के बगैर और बगैर बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट किए ये कैसे जा सकते हैं? अच्छा, इसके लिए हवाले से जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया जो है वो 15 साल से पाकिस्तान में जो है वो रिक्रूटमेंट कर रहा है वर्कर्स की। कोरियन कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट करती हैं। ये एक एग्रीमेंट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और कोरियन गवर्नमेंट का। अब इसमें होता क्या कि हर साल कुरानंदाजी होती है, कुरानंदाजी के ज़रिए लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, फिर आगे प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इस साल जो है ये 12 फ़रवरी जो गुजरी है, इसमें कुरानंदाजी थी। अब मैंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया। इसका प्रोसीजर ये था कि आपने जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, इनकी जो स्पेशली कोरिया को डील करते हैं, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अदारा है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। इनकी वेबसाइट है oec.gov.pk। इसका जो लिंक है वो हम अपनी ये वीडियो के नीचे हम डाल देंगे ताकि आपके लिए ईजी हो सके। तो इसमें सारी डिटेल इसकी मौजूद थी। इस पे जाकर लड़कों ने क्या करना था, जो भी बंदा अप्लाई करना, स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहा है, जिसकी एजुकेशन मैट्रिक के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें हर्डल है लैंग्वेज की, इसलिए मैट्रिक तालीम जो है मेरे नज़दीक वो ज़रूरी है। अब मैंने भी इसमें यह किया कि लड़कों को इसमें से चलान खुद डाउनलोड करके दिया। चलान था 1000 का, वो आपने 1000 का चलान डाउनलोड किया, वो HBL बैंक में जाके आपने जमा करवाए 1000। उसके बाद कुरानंदाजी थी 12 फ़रवरी को कुरानंदाजी हुई और उसमें काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए। उसमें मेरे भी स्टूडेंट थे जो सिलेक्ट हुए। अब मैंने उन्हें गाइड किया, उन्होंने सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन होने के बाद वो इसी अदारे में उन्होंने एक फॉर्म था ऑनलाइन, वो मैंने फिल करके स्टूडेंट को दिया। फिल करके वो चले गए। 17 की उनकी अपॉइंटमेंट मिली, 17 को वो OEC अदारे चले गए, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का जो लाहौर में सेंटर है वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने एक और चलान 8000 पाक रुपीज़ का वो जाके बैंक में दोबारा जमा करवाया। वो करवाने के बाद उन्हें एक स्लिप मिल जाती है। स्लिप के बाद आप वेट करेंगे। वो अब वेट क्या करना है जी, जो कोरियन कंपनीज हैं वो चाहती हैं जो भी बंदा आए उसे बेसिक कोरियन आना ज़रूरी है। अब जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में आ चुका है कुरानंदाजी में, वो आप क्या करेंगे, कोरियन लैंग्वेज जो है वो सीखेंगे बेसिक में। इसमें जो टेस्ट होगा वो मार्च के बाद ये स्टार्ट हो जाता है टेस्ट। इसमें यह है कि अब जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 हैं, उसमें से 120 जो 120 प्लस मार्क्स ले लेता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, वो इसके लिए क्वालिफाई कर जाता है। क्योंकि जो मेरिट बनता है हर कंपनी जो है वो देखती है, इस मेरिट को देख के वो सिलेक्शन करती है। तो इसमें मिनिमम जो है मेरे ख्याल से 120 प्लस जो है वो मार्क्स आने ज़रूरी हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, जिन लोगों के नाम आ चुके हैं कुरानंदाजी में, वो उन्होंने रोल नंबर स्लिप मिल गई है उनको। स्लिप के लिए अब उन्होंने टेस्ट के लिए वो तैयारी करेंगे। टेस्ट की तैयारी करने के बाद जब वो 120 प्लस वो ले जाते हैं मार्क्स, उसके बाद फिर कंपनीज जो हैं वो सिलेक्ट करती हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद ये जो साउथ कोरिया ये मूव कर जाते हैं। अब इसमें यह है कि सारे लोग मूव नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग मूव कर जाते हैं उनका जो है फ्यूचर जो है वो चेंज हो जाता है। ये 5 साल का वीज़ा होता है। 5 साल के वीज़े के लिए और जो मिनिमम सैलरी है पर मंथ वो तकरीबन 5 लाख रुपया जो पाक रुपीज़ में है वो इनकी सैलरी होती है। और इनके अखराजात जो हैं वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया 1000 का एक चलान था, 8000 का एक। उसके बाद आपने तैयारी के लिए कोरियन लैंग्वेज की तैयारी है वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन नहीं करते, कोई अकेडमी ज्वाइन करते हैं, उसके एक्सपेंस है। उसके अलावा टिकट आपने लेनी है और कुछ फ़ीस है। OEC जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है, इनकी कुछ फ़ीस है वो आपको अदा करना पड़ेगी। और फिर आप बहुत ही कम पैसों में और इज़्ज़तदार तरीके से आप मूव कर जाएंगे कोरिया। और ये 5 साल के लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है। और इसमें किसी किस्म की किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एजेंट माफिया की ज़रूरत नहीं है। खुद ही आप अप्लाई करके बड़ी आसानी के साथ आप साउथ कोरिया मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यूके ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली थी। यूके में इस वक्त हेल्थ केयर के वीज़ाज़ निकले थे। इसके अलावा डिफरेंट ट्रेड्स में वीज़ाज़ थे। और यूके ने जो इस वक्त किया वो मैंने मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड से, और 15 साल में मैंने इतनी फैमिलीज़ को यूके मूव होते नहीं देखा जो भी हुई हैं। 1000 की तादाद में जो फैमिलीज़ हैं वो मूव करके चली गई हैं यूके में। बहुत आसान अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी क्या थी कि आपको 4.5 फाइट्स बैंड करना था जो मेन हर्डल थी, और ईच मॉड्यूल में आपका 4+ होना ज़रूरी था, 4 या 4+ था।
ओवरऑल आपका 4.5 रिक्वायरमेंट थी। जो मैट्रिक है और इंटर है वो बड़ा इजी कर सकते थे। इसमें फैमिलीज ने ये किया कि अगर एक जो मेल है वो पढ़ा लिखा नहीं है, फीमेल पढ़ी लिखी है, उसने आइट्स कर ली और पूरी फैमिली विद किड्स बच्चों के समेत वो जो है यूके चले गए। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसमें भी ये है कि बहुत से लोगों ने डायरेक्टली अप्लाई करके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेन किया और चले गए। ये अपॉर्चुनिटी, इस तरह की बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मजीद भी आती रहती हैं, लेकिन लोगों को ये है कि उनको खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। ये मेन अपॉर्चुनिटी थी। इसके अलावा भी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उन लोगों के लिए आती रहती हैं जिनकी एजुकेशन जो है इंटर है और मैट्रिक है और वो जा सकते हैं इसमें। इसके अलावा पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा है वो निकला, वो बहुत अच्छा आसान प्रोसीजर है, वो विद इन 10 मिनट्स आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। बहुत सारे लोग गए हैं। इस वर्क वीज़ा जापान के आ रहे हैं, इसके अलावा जर्मन के वर्क वीज़ा है। इस तरह बेशुमार कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वर्क वीज़ा और जॉब सीकर वीज़ा जो है वो कैटेगरीज निकली हुई हैं और इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई करके जा सकते हैं। अब इसके बाद ये था उन लोगों के लिए मैंने डिटेल दी है जो कम तालीम याफ्ता थे या अनपढ़ थे और वो बैरून मुल्क बगैर बड़ी रकम खर्च किए वो जाना चाह रहे थे। उनको मैंने इसमें कोशिश की है कि मैक्सिमम डिटेल दे सकूं। अब हम चलेंगे पढ़े लिखे जो स्टूडेंट्स हैं वो जाना चाह रहे हैं, या स्टूडेंट हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे जो तबका है वो बैरून मुल्क सेटल होना चाहता है, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो भी चाहते हैं कि हमारा कोई बड़ी रकम लगे बगैर इन्वेस्टमेंट के हम कैसे जा सकते हैं। अच्छा, उनके लिए बेशुमार स्कॉलरशिप है। स्पेशल स्टूडेंट के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप है जो अच्छे ग्रेड्स के साथ हैं उनके लिए भी है, और जो 50 to 60% उनके मार्क्स हैं और उन्होंने आइट्स जो है वो एवरेज 5.5 किया हुआ है, उनके लिए भी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो बड़ी इजीली पाकिस्तान से स्कॉलरशिप पे मूव कर सकते हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के। उल्टा उन्हें वो स्टाइपेंड भी मिलता है, फ्री रेजिडेंसी भी मिल जाती है, और बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसे हैं जिनमें उन्हें टिकट भी ऑफर हो रही होती है कि जो टिकट के एक्सपेंस हैं वो भी जो अवार्डिंग बॉडी है जो स्कॉलरशिप दे रही है वो बर्दाश्त कर रही होती है। अब उसमें जो फेमस स्कॉलरशिप है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा अरेस्मस मेंडिस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है ये शेंजन कंट्रीज़ के लिए स्पेशली ऑफर किया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें 4 कंट्रीज़, 2 भी कंट्रीज़ होती हैं, 3 भी और 4 कंट्रीज़ भी मिल के जो ये स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी अप्लाई किया, अभी इसकी डेट्स ओपन है, ये मिड मार्च तक ये है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया इसका क्या है, सिंपल, वही 60% मार्क्स हों आपके। के अलावा मास्टर में ये स्कॉलरशिप है मास्टर स्टूडेंट के लिए जिनकी एजुकेशन जो है वो मास्टर है। स्कॉलरशिप में ये है कि आपने एक सेमेस्टर आप फिनलैंड में पढ़े हैं, दूसरा आप जाके जर्मन में पढ़े हैं, तीसरा फ्रांस में पढ़े हैं और लास्ट सेमेस्टर जो है स्पेन में। इस तरह आप 4 कंट्रीज़ जो हैं वो आप मूव करते हैं, 4 कल्चर में जाके आप स्टडी करते हैं, बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट भी आपकी हो जाती है और दिल भी आपका लगा रहता है, और इसमें टिकट के एक्सपेंस जो है ये बर्दाश्त करते हैं। इसके अलावा आपकी रेजिडेंस के और पर मंथ जो स्टाइपेंड है वो भी मिलता है, वो 700 यूरो से लेके आपको 2500 यूरो तक पर मंथ जो है ये स्टाइपेंड भी देते हैं। ये बड़ा अच्छा स्कॉलरशिप है। इसके अलावा फिनलैंड जो है वो बड़े अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, उसकी वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, वो है studyinfinland.fi। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्वीडन भी जो है वो भी स्कॉलरशिप ऑफर करता है स्टूडेंट को, उसकी वेबसाइट है si.se, वो भी मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप है, उसके अलावा हंगेरियन स्कॉलरशिप है। ये जो चाइनीज़ और हंगेरियन स्कॉलरशिप है स्पेशली, ये आपको HEC की वेबसाइट पे भी ये ऑफ़र हो रहे होते हैं और आप वहाँ से भी जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जापान का बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है, मैक्स स्कॉलरशिप है, वो भी ऑफर किया हो रहा होता है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, ग्रेजुएट और PhD के लिए। उसके अलावा तुर्किश है, बुर्सलरी स्कॉलरशिप है, इसकी रिक्वायरमेंट भी बड़ी लो रिक्वायरमेंट है, इस पे भी आप जा सकते हैं। इस तरह बेशुमार स्कॉलरशिप है। और जैसे इटली का, मैं इटली का काम कर रहा हूँ, 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं इस फील्ड में, इटली का स्पेशली। इसमें यह है कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी जो है वो 100% वेव हो जाती है। उसके अलावा वो स्टाइपेंड भी देते हैं और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको साथ में रेजिडेंस भी जो है वो फ्री में देती हैं। अब इटली स्कॉलरशिप की जो खास बात है उसमें 50% अगर आपके मार्क्स हैं और आइट्स नहीं भी है तो देन भी आपको एडमिशन मिल जाता है वहाँ पे। हर्डल जो आती है यहाँ पे एम्बेसी में आती है अपॉइंटमेंट के हवाले से, लेकिन ये है कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत अच्छा स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी नहीं है, मतलब कि आप सिर्फ एम्बेसी फ़ी पे करके आप आराम से स्कॉलरशिप पे आप जा सकते हैं इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में। और बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ की रेंज है जो इंग्लिश में ट्रैक में जो ऑफ़र हो रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार स्कॉलरशिप हैं, जैसे कोरिया में स्कॉलरशिप आते हैं,
इसमें भी आप GSK के नाम से स्कॉलरशिप है कोरिया में, इसके अलावा भी बेशुमार कोरियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती हैं। तो स्कॉलरशिप की बेशुमार रेंज है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ता है इसको, और आप बगैर किसी कंसल्टेंट, बगैर किसी एजेंट की मदद के आप यहाँ पे बगैर रकम के इन्वेस्टमेंट के आप जा सकते हैं। अच्छा, ये थी जो स्टूडेंट है वो जाना चाह रहे हैं। इसमें अब आगे जो कैटेगरीज हैं जैसे इंजीनियर्स हैं और हाईली स्किल्ड वर्कर हैं जो अब विद फैमिली मूव करना चाह रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, और बेशुमार डॉक्टर इस वक्त मूव भी किए हैं, आयरलैंड में मूव किया उन्होंने, कनाडा में मूव किया है और यूके में। इसमें क्या है, इसमें कैटेगरीज ये है कि इसमें मेन जो हर्डल आती है वो है आइट्स। अगर आप आइट्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 777 और 8 है। वो 3 मॉड्यूल में 777 और 1 मॉड्यूल में 8 है। लिसनिंग में 8 होना चाहिए आपका, और दूसरे 3 मॉड्यूल्स जो हैं वो 777 है। देन आप इजीली अपनी फैमिली के साथ मूव कर जाते हैं। इसमें भी किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप वेबसाइट पे जाएं, जैसे कनाडा की वेबसाइट है cic.gc.ca, वो भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। वहाँ पे आप जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं, किसी की एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि आपकी अगर आइट्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट है उसमें, तो देन आप इजीली मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरीज है वो है बिजनेसमैन की। अब जो बिजनेसमैन है जो बैरून मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है यूके या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में वो सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ना बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। स्टार्टअप वीज़ा के नाम से भी अब यूके ने भी एक लॉन्च किया नई कैटेगरीज। लेकिन इसमें यह है कि आप माइंड में रखें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है, ये तरीकाकार ये होता है कि आपने पहले यहाँ से इन्वेस्टमेंट भेजनी है, तो फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आपने बिज़नेस भी स्टार्ट करना लाजम है। किसी भी बिज़नेस में अगर आप पे ग्रिप है कि आप समझ रहे हैं कि आप वहाँ पे जाके ये बिज़नेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो आप मूव कर सकते हैं। उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो $20 मिलियन से स्टार्ट होती है, और उसके अलावा 50 मिलियन तक जाती है। उसमें अगर पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करें, वो 6 करोड़ से स्टार्ट होके 10 से 20 करोड़ तक आपकी डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट है, लेकिन 6 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं वहाँ पे अगर 6 करोड़ आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। मैं कोशिश करूँगा अगर लोगों ने पसंद किया इस वीडियोज़ को, तो मैं मज़ीद इस पर ना अलग-अलग मज़ीद इसमें डिटेल से डिस्कस करूँ। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा जी। कोशिश की है इसमें सारे टॉपिक को क्लियर किया जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।